हेलो नमस्कार दोस्तों। प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज को प्रारंभ कर रहे हैं जो कि हमारा हिंदी साहित्य से संबंधित होगा। हम इस चैनल पर व्याकरण से संबंधित ऐसे बहुत टॉपिक है जो हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। अभी हम व्याकरण टॉपिक पर बात भी कर रहे हैं। अभी हम सब क्या पढ़े थे? कारक। कारक का सामान्य परिचय पढ़े थे। और उसके बाद कारक क्या कितने भेद होते हैं और कौन से कारक की कौन सी विभक्ति चिन्ह है, इन पर भी बात किए थे। परंतु आज एक हमारी नई सीरीज प्रारंभ हो रही है जो कि साहित्य से संबंधित होगा। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस रखे होंगे तो आपके जो सिलेबस में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा सबसे पहले ही दिया गया। आज हम उसी पर बात करेंगे। और ये जो पुस्तक है जो कि हमारा सबसे माना जाना पुस्तक है, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे हैं जिनके की रचनाकार के रूप में। उस पुस्तक को हम लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे। अगर इस पुस्तक की भूमिका को आप पढ़ते हैं तो इस भूमिका में साफ लिखा गया है कि इस पुस्तक को खासकर विशेष रूप से टीजीटी पीजीटी के लिए ही तैयार किया गया है। इसमें टीजीटी पीजीटी के जितने भी सिलेबस है सबको कवर करने का प्रयास किया गया है। तो क्यों ना दोस्तों हम इसी पुस्तक को लाइन बाय लाइन अध्ययन करके अपने तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो और मूल ग्रंथ है आप उन्हें पढ़ते रहिए, जैसे कि हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हुआ, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। इन इतिहास को आप समय रहते हुए 1 घंटे 2 घंटे समय निकालकर उन्हें जरूर पढ़ते रहिए। परंतु जो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की, ये मान के चलिए ये हमारे लिए यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि यह यूपी टीजीटी और पीजीटी के पूरे सिलेबस को कवर करती हो, चाहे वह हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे गद्य साहित्य हो, और काव्य शास्त्र भी इसमें दिया गया। अभी हम केवल हिंदी साहित्य के इतिहास के जो पद्य वाला पार्ट दिया गया है आप वहां से हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास पुस्तक हो तो आप बुक खोल कर भी देख सकते हैं। बिल्कुल हूबहू वही लाइन बाय लाइन, एक शब्द भी इधर उधर नहीं है दोस्तों। बस पीडीएफ के रूप में उसे हम तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपके पास बुक होगी तो आप खोल कर दे सकते हैं, लाइन बाय लाइन मिला सकते हैं। तो हम उसी बुक को एकदम लाइन बाय लाइन दोस्तों अध्ययन करेंगे। आज हमारा यह पहला टॉपिक यानी कि पार्ट 1 है। अब कितने पार्ट में यह बुक कंप्लीट होती है उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। हम बस थोड़ा थोड़ा करके इस पुस्तक को एक एक शब्दों को एकदम पूरा मान के चलिए कि जो भी हमारे लिए कठिन शब्द होंगे उन शब्दों को हम व्याख्या करके उसे आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। और ये मान के चलिए कि ये जो पुस्तक है इसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसे छोड़ा जा सकता है। इसमें हर पॉइंट से प्रश्न बन सकता है। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस पुस्तक से 60 65 मान के चलिए 70% तक प्रश्न यहाँ से कवर हो जाते हैं, चाहे वह पद्य हो चाहे गद्य हो। व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी इससे में आ जाते हैं। अगर आप एलटी का पेपर देखे होंगे फ्री वाला हिंदी का, तो अनुप्रास अलंकार का एकदम उदाहरण हूबहू इसी पुस्तक में था। तो क्यों ना दोस्तों इधर उधर भटकने से अच्छा है हम इसी पुस्तक को लाइन बाय लाइन अध्ययन करते हैं। आज ये हमारा पहला टॉपिक है, यानी मान के चलिए पहली क्लास है। अब कितने क्लास तक यह कंप्लीट होती है उसको हम आगे देखते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम अब तैयारी में एकदम पूरा अच्छी तरह से जुट गए हैं। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को लाइन बाय लाइन और थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं तो उससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो हमसे प्रश्न गलत नहीं होते हैं दोस्तों। तो आप लोग मेरी बात मानिए और मेरे साथ ध्यान पूर्वक, अगर आपके पास किताब होगी किताब खोल लीजिए, पुस्तक और एक बुक और एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, ताकि जो भी आपको शब्द है अगर वह शब्द आपको कठिन लग रहे हैं तो उनके अर्थों को आप लिखते चलेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ कर लेते हैं। तो हमारा जो
यह बुक है वह पद्य से प्रारंभ हम कर रहे हैं। इसके पहले जो हमारा दिया गया उसमें व्याकरण दिया गया, भाषा से संबंधित, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। परंतु जो सबसे पहले हमारा हिंदी का साहित्य लगा हुआ है सिलेबस में, यूपी पीजीटी टीजीटी के हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, इसको देखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी ने किया। तो सब हिंदी साहित्य लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया है दोस्तों? गार्सा दा तासी ने किया है। कहाँ के विद्वान है ये? फ्रेंच के विद्वान हैं। तो यहीं से एक लाइन से कितने पॉइंट हमारे क्लियर हो गए? 2 पॉइंट। पहला कि वह फ्रेंच के विद्वान है, दूसरा गार्सा दा तासी ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किया था। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि गार्सा दा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की है। जाहिर सी बात है, जब वो फ्रेंच के विद्वान है तो उनकी भाषा भी फ्रेंच रहेगी, तो वह अपना ग्रंथ भी फ्रेंच भाषा में लिखेंगे। 3 पॉइंट हमारा हो गया। फ्रेंच के विद्वान थे, फ्रेंच भाषा में लिखे, और कौन लिखे? गार्सा दा तासी ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किए। तीसरा हमारा पॉइंट है कि तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इत्सवार दा ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी रखा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सीधे सीधे मिलान के रूप में या फिर और प्रश्न के रूप में ही यह प्रश्न आ जाता है कि इत्सवार दा ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी किसका ग्रंथ है? तो ऑप्शन होगा हमारा गार्सा दा तासी का। इस ग्रंथ का नाम आप लोग याद रखेंगे, किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, यानी इत्सवार दा ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी या 2 भागों में विभक्त है। इसके कुल कितने भाग किए गए हैं? 2 भाग, जिसका प्रकाशन क्रमशः अब क्रम से है। यानी पहले भाग का प्रकाशन हमारा 1839 ईस्वी है, दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी है। यह ग्रंथ यानी कि जो इत्सवार दा ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी है, यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। तो इन 4-5 पॉइंट में कितना प्रश्न बन गया कि सबसे पहला प्रयास कौन करते हैं? गार्सा दा तासी करते हैं। दूसरी बात, उनकी पुस्तक का क्या नाम है? इत्सवार दा ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। तीसरी बात, किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में। चौथी बात, वह उनका जो ग्रंथ है कितने भागों में बटा है? तो 2 भागों में बटा है। उनका जो प्रकाशन है, सबसे पहले वाले भाग का प्रकाशन है 1839 ईस्वी और दूसरा भाग है 1847 ईस्वी। यह कहाँ से प्रकाशित होती थी, कहाँ से मुद्रित होती थी, किस समिति के द्वारा? तो आप क्या कहेंगे कि यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से कहाँ पर मुद्रित हुई? पेरिस में मुद्रित हुई। तो इतनी बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है इत्सवार दा ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया। यानी कि जब उसका पहला संस्करण था तो कितने भागों में था? 2 भागों में था। परंतु जब वह परिवर्तित होकर दूसरा उसका संस्करण आया तो 2 भाग, उसमें एक और भाग जुड़ गया। तो 2 और 1 मिलकर कितने भाग हो गए दोस्तों? 3 भाग हो गए। तो यानी कि पहले भाग का प्रकाशन 1839 था, दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 था और तीसरे भाग का प्रकाशन 1871 दिया गया है। तो आप मान के चलिए कि जो उनका ग्रंथ था वह कुल 3 भागों में विभक्त हुआ, बशर्ते कि जब पहला संस्करण था उसमें केवल 2 भाग थे, जब दूसरा संस्करण आया तो उसने कुल 3 भाग, पहले का 2 ले लिए और 1 भाग और जुड़ गया, तो कुल मिलाकर 3 भाग हो गए। उनका प्रकाशन वर्ष आप याद रखेंगे। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्ण क्रम अनुसार दिया है। यानी कि उन्होंने अपनी पुस्तक में इत्सवार दा ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी में हिंदी और उर्दू दोनों के कवि रखे। हिंदी के भी उसमें कवि सम्मिलित है, उर्दू के कवि सम्मिलित है। परंतु बात क्या है कि वह जो कवियों का विवरण देते हैं वह अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार देते हैं। यानी कि जन्म काल के अनुसार नहीं दिए हैं कि किसी कवि का जन्म पहले हुआ तो उन्हें पहले रखेंगे, नहीं। अगर उनका नाम जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में पहला आता है तो वह पहले कवि रहेंगे। जैसे कि मान के चलिए कबीर दास हुए, कबीर हुए और सूर हुए, इन दोनों कवि। जबकि हालांकि कबीर जो हमारे हैं
वह पहले आते हैं, क्योंकि इनका जन्म 1398 ईस्वी में होता है और सूरदास का 1478 में होता है। परंतु इनके जन्म काल के अनुसार गासा दतासी ना रखकर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला में अगर ABCD आप पढ़ते हैं तो के हमारा पहले आता है और यस हमारा बाद में आता है। अगर जन्म काल के अनुसार ये लोग बड़े छोटे नहीं रहेंगे तब भी इनका अगर नाम पहले आएगा, चाहे इनका नाम अंग्रेजी वर्ण, उसी के अनुसार वह पहले रख रहे हैं। तो यहीं पर कहा गया कि अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार दिया गया है, यानी कि वह अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिसका नाम पहले आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में जिस लेटर से, उसे वह पहला कवि मानेंगे, जिसका नाम बाद में आएगा उसे वह बाद में मानेंगे, चाहे भले वह जन्म के अनुसार बड़े ही हों, इससे उनसे कोई मतलब नहीं। यही तो होगा अंग्रेजी वर्ण क्रम अनुसार गारसा दा तासी ने दिया है। अब गारसा दा तासी के ग्रंथ में, उनका ग्रंथ कौन सा है? इतवार दाला लितरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी में कुल 738 कवि हैं। कितने कवि हैं दोस्तों? 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 हैं और शेष उर्दू के कवि हैं। यानी 738 में केवल 72 कवि जो हैं वह हिंदी के हैं, और जितने भी शेष बचेंगे, अगर 738 में से आप 72 माइनस करते हैं, जो भी शेष अंक आता है वह सभी उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 में किया। अब जबकि इतवार दाला लितरेतुर हिंदुई हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है गारसा दा ताशी का, वो तो फ्रेंच भाषा में था। अब उसका हिंदी अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। कब किया? 1952 ईस्वी में। किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। तो याद रहेगा ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ताशी की पुस्तक कौन सी है? इतवार दाला लितरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी में जो एंदुई शब्द है, जो यह एंदुई शब्द है, इसके लिए हिंदवी अर्थात हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। तो जो इनका ग्रंथ है उसमें हिंदुई के लिए हिंदी शब्द प्रयोग हुआ है, या फिर हिंदवी, और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी। आप इस तरह से भी हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी मानकर चल सकते हैं, ये दोनों अर्थ प्रयुक्त हुए। ये तो बात हो गई हमारी गारसा दा ताशी के संबंध में। अब अगला हमारा आता है दूसरा पॉइंट कि हिंदी साहित्य लेखन की। ये तो हमारा सब गारसा दा ताशी के संदर्भ में हो गया कि उन्होंने पहला इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास किया, उनके ग्रंथ का नाम, कितने कवि सम्मिलित हैं, कौन सी भाषा में लिखा, उनका हिंदी अनुवाद किस कवि ने किया, किस नाम से किया और किस वर्ष किया। इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। अब अगला हमारा पॉइंट आता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। अब आप बोलेंगे मैम वो भी तो हमारा पहला ग्रंथ था, परंतु वह किस भाषा में था दोस्तों? फ्रेंच भाषा में था, जबकि यहाँ पर हिंदी भाषा में। अब हिंदी भाषा में जब कोई पहला लिखेगा पहली बार तो उसे पहला ही मानेंगे ना। तो हिंदी भाषा में हमारा पहला ग्रंथ कौन सा लिखा गया? भाषा काव्य संग्रह। किसके द्वारा? महेश दत्त शुक्ल में। अगर प्रश्न में आता है कि सबसे पहला प्रयास हिंदी साहित्य में लिखने का किसने किया, हिंदी साहित्य लिखने का, तो आप क्या बताएंगे? गारसा दा ताशी। अगर हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का सबसे पहला मतलब कौन लिखा? हिंदी भाषा में। अगर भाषा से संबंधित आता है, क्योंकि हमारा वह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में है और यह ग्रंथ हमारा हिंदी में भाषा है, तो फ्रेंच भाषा के अनुसार वह हमारा पहला ग्रंथ है, और हिंदी भाषा के अनुसार भाषा काव्य संग्रह हमारा पहला ग्रंथ है, जिसके की रचयिता के रूप में, रचनाकार के रूप में आते हैं महेश दत्त शुक्ल आते हैं। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ। कितने ईस्वी में हुआ? 1873 ईस्वी में। यह कहाँ से प्रकाशित होता था? नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। तो महेश दत्त शुक्ल का जो ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह किस भाषा में? हिंदी भाषा में है, पहला ग्रंथ है, इसका प्रकाशन 1873 है और नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। पहला तो हमारा भाषा काव्य संग्रह था महेश दत्त शुक्ल के अनुसार हिंदी भाषा में। अब दूसरा हिंदी भाषा में कौन सा ग्रंथ हमारा आ गया? शिव सिंह सरोज। किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने लिखा। कब लिखा?
1883 ईस्वी में। मैं जहाँ जहाँ सर्कल कर रही हूँ दोस्तों, आप उस पॉइंट को जरूर से ध्यान रखेंगे। प्रायः परीक्षाओं में इसी तरह से प्रश्न बनते हैं, आप इनको याद रखेंगे। शिव सिंह सरोज ने एक सहस्त्र यानी लगभग 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। अब आप पीछे फिर से चले जाइए। गासादा तासीर ने कितने कवियों को सम्मिलित किया है? 738। बस 7 की जगह यहाँ पर एक और जोड़ दीजिए। 838 कवि कौन सम्मिलित करते हैं? शिव सिंह सेंगर अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में। अब सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। तो द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल के हुआ। किसने किया? ग्रियर्सन के द्वारा। कब हुआ? 1888 ईस्वी में। याद रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ को और गासादा तासी के ग्रंथ को आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। उनका ग्रंथ है स्वाद दाला लिटरेचर और इनका है द मॉडर्न है, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है कि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यानी कि अगर हम सच्चे अर्थों में किसी भी ग्रंथ को पहला ग्रंथ इतिहास ग्रंथ मान सकते हैं तो वह है ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को सम्मिलित किया है? 952 कवियों को। एक जरा नोट की। तासी ने कितने कवि सम्मिलित किए? 738। शिव सिंह सेंगर कितने कवि को सम्मिलित किया? 838। और ग्रियर्सन कितने कवियों को सम्मिलित किए? पूरा 952। ये मान के चलिए जितने पीछे लोग ग्रंथ लिख रहे हैं कवियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे पहला ग्रंथ इसने लिखा तो उसमें कवियों की संख्या कम थी, इसमें और ज़्यादा, इसमें उससे भी अधिक। तो फिर इस तरह से आप एक जगह नोट करते हुए चलेंगे ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे किसने कितने कवियों को सम्मिलित किया है। अब अगला पॉइंट हमारा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। इस गासादा तासी के ग्रंथ को हिंदी भाषा में किसने अनुवादित किया? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। और ग्रियर्सन के हिंदी जो ग्रंथ है हिंदी द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी में किसने अनुवादित किया? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से। कब? 1957 ईस्वी में। तो इन दोनों ग्रंथों को आप ध्यान में रखेंगे, कौन किसका अनुवादक है इसको भी क्लियर करके रखेंगे, नहीं तो परीक्षा में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा है ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। यानी जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, चाहे वह कवि हो चाहे लेखक हो, उनके जन्म काल के अनुसार कौन जो कवि पहले आए हैं उन्हें पहले रखे हैं, जो कवि बाद में उनका जन्म हुआ है वो उनको बाद में रखे हैं। और उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट किया है कि कौन से कभी किस काल के प्रवृत्ति है तो उन्हें किस काल में रखना चाहिए। इस तरह से भी वह प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करते। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। कौन? ग्रियर्सन ने। प्रस्तुत ग्रंथ कौन सा? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। अब अगला पॉइंट हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार यानी पहली बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू में क्या था? अरबी भी मिश्रित थी और फारसी, अरबी और फारसी का मिश्रण क्या कहलाता है? उर्दू कहलाता है। और संस्कृत और प्राकृत इस भाषा के क्षेत्र से भी उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे भी पृथक किया, उस दृष्टि से भी उन्होंने उसका मतलब विभाजन किया। अगला हमारा पॉइंट है कि हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया। यानी जो हिंदी साहित्य के विकास का क्रम है वह सबसे पहले चारण काव्य हमारा आता है,
फिर धार्मिक काव्य आता है, तब प्रेम काव्य आता है, तब दरबारी काव्य के रूप में किया गया। 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग यानी कि जिसे कि हम भक्ति काल कहते हैं, जो कि 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य में चलता है, को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये ना जाने कितनी बार परीक्षाओं में प्रश्न आ गया है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल, स्वर्ण युग किसने कहा है? तो किसने कहा है दोस्तों? ग्रियर्सन ने कहा है। अगला हमारा पॉइंट है मिश्र बंधुओं ने। जब सबसे पहले किसने लिखा? गारसा दत्तासी। दूसरा हिंदी भाषा में महेश दत्त शुक्ल। तीसरे हमारे शिव सिंह सेंगर। चौथे हमारे आ जाते हैं ग्रियर्सन। अब उसके आगे जो हमारे आते हैं वह मिश्र बंधु आते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। अब मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद। अब मिश्र बंधुओं में कौन आते हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इनका क्रम आप ध्यान में रखेंगे। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ये मिश्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन यानी पहला, दूसरा और तीसरा, इस 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 में हो गया था। यानी इस 3 भाग का प्रकाशन, पहला, दूसरा और तीसरा जो भाग था उसका प्रकाशन 1913 में हुआ, तथा चतुर्थ भाग यानी जो चौथा भाग है उसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। यानी पहले 3 भाग का प्रकाशन तो 1913 में, चौथा भाग जो है वह 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद में कुल 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जितने बाद के कवि इतिहास ग्रंथ लिखने गए, कवियों की संख्या को बढ़ाते गए। सबसे पहले तो गारसा दत्तासी लिखे, कितने? 738 कवि। फिर शिव सिंह सेंगर 838, फिर ग्रियर्सन 952। अब आ गए हमारे मिश्र बंधु, जिन्होंने लगभग 5000 कवि ले लिए। इनमें अनेक अज्ञात कवियों को, जिन कवियों के बारे में ज्ञात भी नहीं है, उनको भी प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व। अब सापेक्षिक का क्या अर्थ होता है? तुलनात्मक रूप से। मतलब मिश्र बंधु विनोद में कवियों के एक दूसरे से तुलना करके उस महत्व से भी निर्धारण करते हुए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। अब अगले हमारे आ जाते हैं सबसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। अब तक जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे सर्वोच्च स्थान किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः मतलब मूल रूप में वह नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था। किस रूप में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास। यानी कि अगर आपसे पूछा कि हिंदी साहित्य का इतिहास अपने मूल रूप में किस नाम से था, तो हिंदी साहित्य का विकास के नाम से था। किस सन में? 1929 में। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास के में 1000 कितने कवियों का? तो 1000 लेखकों को शामिल किया गया है। किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। अब कवि वृत्त संग्रह किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किनके ग्रंथों को? शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, इन ग्रंथों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि वृत्त संग्रह कहा। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ना जाने यह कोटेशन कितनी बार परीक्षाओं में आ चुका है दोस्तों, और आपको याद भी होगा। यह ऑप्शन में देखते ही तुरंत आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को टिक करते हैं। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें रामचंद्र शुक्ल कहना क्या चाहते हैं। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, मतलब किसी भी देश का साहित्य है
तो वहाँ की जो जनता निवास करती है उसकी चित्रवृत्ति। अब चित्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है? मन या चेतना में उठने वाले विचार, यानी कि जहाँ का साहित्य लिखा जा रहा है वहाँ की जनता का मन में, यानी उनका किस तरह से विचार है, वह किस तरह से सोचते हैं, उनका संचित प्रतिबिंब होता है। उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के मन के विचारों को, उनमें उनके मन में उठने वाले भाव विचारों को ही ध्यान में रखते हुए वह अपना साहित्य लिखेगा। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ, यानी जनता के मन में तब यह निश्चित होता है कि जनता की चित्रवृत्ति, अब जनता का हृदय जिस तरह से रहेगा, वह जिस तरह से सोचते हैं, उसी के परिवर्तन के साथ यदि जनता के विचार में परिवर्तन होगा तो साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाएगा। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों को, यानी चाहे प्रारंभ हो चाहे अंत हो, व्यक्ति के, वहाँ की जनता के मन में क्या विचार है, उनका क्या सोचना है, उसकी परंपरा को परखते हुए ही साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। यानी कि जनता के जो विचार है और साहित्य का विचार, उन दोनों को आपस में एक साथ तालमेल बैठाना ही, यानी सामंजस्य तालमेल बैठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाएगा। जहाँ का साहित्य रहेगा वहाँ की जनता का जिस तरह से विचार रहेगा, साहित्य में भी उसी तरह से हमें दिखाना पड़ेगा। बात यही सब मिला जुला कर है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अब यहाँ पर कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस परिस्थिति की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो आर्थिक परिस्थिति है, कभी कभी ऑप्शन में हमारा आर्थिक परिस्थिति दे देता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आर्थिक परिस्थिति की बात नहीं करते, वह राजनीतिक करते हैं, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार ये 4 परिस्थिति की बात करते हैं, जबकि आर्थिक परिस्थिति की उन्होंने बात नहीं की। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। अब अगला पॉइंट हमारा आ जाता है कि सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया। पृथक अर्थात अलग किया, अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। मतलब किस युग की कैसी परिस्थितियां रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने साहित्य का विकास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालों में बांटा गया। आपसे प्रश्न में आ सकता है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कृत, उसमें कितने वर्षों के इतिहास को समाहित किया गया है? तो आंसर होगा 900 वर्षों को। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। अब वो 4 भाग किस तरह से किए हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला तो हमारा भक्ति काल। अब भक्ति काल को उन्होंने 4 भागों, पहले तो 2 धाराओं में बांटा है। पहली धारा निर्गुण धारा, फिर सगुण धारा। अब निर्गुण धारा को फिर 2 भागों में, ज्ञान आश्रयी शाखा, प्रेम आश्रयी शाखा। उसी तरह से सगुण धारा को 2 शाखा में, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो इस तरह से हमारा भक्ति काल का यह विभाजन है। अब रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में, उनका इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ, पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। जब आप पढ़ेंगे तो इतिवृत्त साहित्य में बहुत शब्द आता है। इतिवृत्त का अर्थ हम समझ लेते हैं। इतिवृत्त का क्या अर्थ होता है? जैसे बीती हुई घटनाओं को, जो भूतकाल में घटनाएं घटित हुई रहती हैं, उनका काल क्रमानुसार विवरण प्रस्तुत करना ही हमारा इतिवृत्त कहलाता है। यानी जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनको क्रम से प्रस्तुत करना या विवरण उनका देना ही इतिवृत्त कहलाता है। तो वह इतिवृत्त के स्थान पर, यानी बीती हुई घटनाओं को विवरण प्रस्तुत करने के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है कि उस समय कौन सी रचनाएं रची गई हैं, उनका मूल्यांकन करते हुए साहित्य में उनको प्रमुख स्थान देते हैं।
फिर आ जाता है हमारा अगला पॉइंट कि एडविन क्रिप्स महोदय ने 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। अंग्रेजी भाषा में कौन सा इतिहास ग्रंथ है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा? एडविन क्रिप्स महोदय ने। वो भी कैसा इतिहास है? संक्षिप्त इतिहास है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा है। किसने? एडविन क्रिप्स महोदय ने। सन 1920 ईस्वी में MFEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा। मतलब अंग्रेजी भाषा में 2 ग्रंथ हैं, एक स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, दूसरा ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इनके लेखकों के नाम भी आप याद रखेंगे और प्रकाशन वर्ष भी। अगला हमारा पॉइंट है दूसरा कि तजकिरा ई सुअराई हिंदी, जो कि 1848 ईस्वी में है, नामक जो इतिहास ग्रंथ है वह मौलवी करमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे। कौन कौन से? पहला हमारा है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, दूसरा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। तो ये तीनों क्रम से हैं। आचार्य द्विवेदी ने यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन। अब अनुशीलन का क्या अर्थ है? चिंतन मनन यानी गहन अध्ययन करते हुए, परंपरा की निरंतरता का गहन अध्ययन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। अगला हमारे कौन से आते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। दूसरा पॉइंट है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1938 ईस्वी, यानी कि इसका प्रकाशन वर्ष 1938 में हुआ है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक काल अवधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। डॉक्टर वर्मा यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को, जो कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, इस ग्रंथ को कुल 7 प्रकरणों में विभक्त किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, तो अपभ्रंश के सबसे पहले कवि कौन है? स्वयंभू। परंतु डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार करते हैं। कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कहाँ से प्रकाशित हुआ? नागरी प्रचारणी सभा से। इसका प्रकाशन 16 खंडों में हुआ था। किसने खंड हुए इसके? 16 खंडों में हुआ है। अनेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया, जो निम्नलिखित है, यानी कि कुल 16 खंड में है, 16 भाग हैं। यहाँ पर प्रत्येक भाग का नाम दिया गया है और प्रत्येक भाग के एक ही संपादक ना होकर अलग अलग संपादक हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला है हिंदी साहित्य की पीठिका, जिसके संपादक है डॉक्टर राजवल्ली पांडे। दूसरा है हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा है आदिकाल, जिसके संपादक पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। चौथा है भक्ति काल, जो कि निर्गुण भक्ति, परशुराम चतुर्वेदी। पांचवा भक्ति काल के अंतर्गत सगुण भक्ति, देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक। और छठा हमारा आ जाता है रीति काल, जिसमें कि जो धारा रीतिबद्ध धारा, डॉक्टर नगेंद्र। सातवां रीति काल रीति मुक्त, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आठवां है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, जिसके अंतर्गत भारतेंदु काल, जिसका कि समय है संवत 1900 से 1950 विक्रम संवत तक, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। नौवां है द्विवेदी काल, संवत 1950 से 1975 विक्रम संवत तक, पंडित सुधाकर पांडे। 10वां है उत्कर्ष काल, काव्य है, संवत 1975 से 1995 विक्रम संवत, इसका भी प्रकार संपादक है डॉक्टर नगेंद्र। 11वां है उत्कर्ष काल, नाटक के रूप में, संवत 1975 से 1995 विक्रम संवत, सावित्री सिंह दशरथ ओझा। 12वां भाग है कथा साहित्य, संवत 1975 से 1995 विक्रम संवत,
जो कि निर्मला जैन के द्वारा संपादित है। अब 13वां है समालोचना, निबंध और पत्रकारिता, जिसका समय है संवत 1975 से 1995 विक्रम संवत, जिसके की संपादक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां है अद्यतन काल, संवत 1995 से 2017 विक्रम संवत, जिनके की सहायक के रूप में सहायक के रूप में डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। 15वां है आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांकृत्यायन। 16वां हिंदी का लोक साहित्य, जिसके संपादक डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य किसने लिखा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा गया, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, यानी कि रीतिकाल इसमें नहीं, किसमें? हिंदी साहित्य में, जो कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा संपादित है। विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया है। ये हम जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जो कि 16 खंडों में विभक्त है, उनके अलग अलग संपादकों के नाम देख चुके हैं। अब आ जाता है हिंदी साहित्य संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं रचनाकार। इससे कहीं कहीं बहुत परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न सीधे सीधे आ जाते हैं, जैसे कि आपसे परीक्षा में पूछ लिया कि हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। तो इस तरह से हम इसको भी देखेंगे। पहला हमारा आता है हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी, पंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1973 ईस्वी में है, डॉक्टर नगेंद्र, यह संपादित है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, इसका 2 भाग है, प्रथम व द्वितीय, जो कि 1965 ईस्वी। चौथा हमारा हिंदी साहित्य का अतीत, 2 भाग में है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके रचनाकार हैं। फिर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, जिसका की प्रकाशन है 1986 ईस्वी। छठा हमारा है साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास, अब 3 यहाँ पर है, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण। हिंदी भाषा का विकास 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, हिंदी कोविद रत्नमाला, तीनों के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। अब 10वां हमारा आता है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य, 2 जो है 10 और 11, ये दोनों के रचनाकार मोतीलाल मेनारिया हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, यानी जब भी राजस्थानी का नाम आएगा आप क्या कहेंगे? मोतीलाल मेनारिया। 12वां है हिंदी वीर काव्य, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, 1945 ईस्वी। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, यहाँ पर भगीरथ मिश्र ना कि भागीरथ मिश्र है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे नाम में, यहाँ पर भगीरथ मिश्र है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी, श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंदुलारे वाजपेयी। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950, नंदुलारे वाजपेयी। तो नंदुलारे वाजपेयी का 2 ग्रंथ है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक हिंदी साहित्य, नंदुलारे वाजपेयी। अगला हमारा पॉइंट है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य का विमर्श 1923 ईस्वी, पद्मलाल पूनालाल बख्शी। कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी, या कुल 8 भागों में विभक्त है कविता कौमुदी। भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ल, जो कि हिंदी भाषा का पहला इतिहास ग्रंथ है, अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि प्रकाशन हुआ 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला हमारा है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री। यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं बल्कि सूर्यकांत शास्त्री हैं, इसको ध्यान में रखेंगे, नहीं तो जल्दबाजी में सूर्यकांत शास्त्री की जगह सूर्यकांत निराला हम लगा कर चले आएंगे। 1930 ईस्वी में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, कृष्ण शंकर शुक्ल, जिनका की प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली, हिंदी साहित्य का इतिहास 1941, ब्रज रत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी, लक्ष्मी सागर वासड़े और ब्रज माधुरी सार 1923, वियोगी हरि, लक्ष्मी सागर वासड़े
वही लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जिसने गारसादातासी के इतिहास ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया था। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह 1996 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे 2003 ईस्वी। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ का है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव का है सन 2013 ईस्वी में। तो दोस्तों आज हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर बहुत ही अच्छे से बातचीत कर चुके हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, इसका अगला पेज है हिंदी आदिकाल का नामकरण। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, इसका अगला पॉइंट हमारा, और सिलेबस में भी हमारा यही दिया गया है कि हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। तो अगली वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल से आप जरूर जुड़िए। यहाँ पर जो भी चीज़ें दोस्तों उपलब्ध कराई जाएंगी वह पूरी तरह से प्रामाणिक होंगी और सटीक रूप से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। एक एक शब्द जो कि आपको कठिन लग रहे हैं उन शब्दों की व्याख्या भी हम साथ में करते हुए चलेंगे। जैसे कि हम देखें इतिवृत्ति क्या है, चित्तवृत्ति, सामंजस्य, अनुशीलन। प्रायः जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं और शब्दों का अर्थ हमें समझ में नहीं आता है तो वह हमें बोरियत लगता है, परंतु जैसे ही अर्थों के शब्दों के अर्थ हमें समझ में आने लगते हैं तो वह जो हमारा ग्रंथ होता है वह हमें रुचिकर लगने लगता है, हम बहुत ही चाव से पढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल से आप जरूर जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।